नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया है, जिसमें कि बेसिक न्यूट्रिशन, पौष्टिकता की संकल्पना, संतुलित आहार, भोजन किसको कहते हैं, चयापचय क्या है और फूड ग्रुप्स। मैं इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अक्सर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो मैडम हमारी प्रैक्टिस करा दिया करें। तो इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और ये देखना है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो चलिए, मैं बगैर समय गंवाए हुए अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है वो ये कि वह रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसको? पाचन, अवशोषण, पथ्यापथ्य या चयापचय। पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने यही बताया था जब मैंने पौष्टिकता की संकल्पना बताई थी। तो आप वापस उस वीडियो को देखें। पौष्टिकता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। वापस मैं प्रश्न आपको दोहरा रही हूँ। पहला प्रश्न है वह रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाचन, दूसरा अवशोषण, तीसरा पथ्यापथ्य, चौथा चयापचय। क्या आंसर है? आंसर आपको देना है। आप अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ही बैठना परीक्षा देने के लिए, मुझे नहीं बैठना बेटा। मैं आपको मदद कर रही हूँ, कोऑपरेट कर रही हूँ। आप जा कर के अपने दिमाग पर जोर थोड़ा लगाओ, और पिछला वीडियो को समझ में नहीं आता है तो आप देखो। और इन सब का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उससे अपनी आंसर को मिला लेना। दूसरा प्रश्न, शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। फिर से सुनो। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं उसको? अवशोषण, पाचन, पोषण या उपापचय। क्या बोलेंगे? आंसर आपको देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, भोज्य पदार्थों के टूटने तथा विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? इसका आंसर देना है चयापचय, अपचय, उपचय या इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनो। भोज्य पदार्थ के टूटने तथा विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है कहलाता है। क्या कहते हैं उसको हम? अपचय, उपचय, चयापचय या इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पोषण की मुख्य स्थितियां हैं। पोषण की मुख्य स्थितियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 2, दूसरा का 3, 3 का 4 या चौथा का 5। पोषण की मुख्य स्थितियां हैं, आपको पता होना चाहिए मुख्य स्थितियां कौन है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। आंसर कौन सी करेक्ट है? यू हैव टू डिसाइड। अब नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 5,
किस भोज्य पदार्थ को पूर्ण भोज्य पदार्थ कहा जाता है? मैं कई बार अपनी बातों को पढ़ाते समय बताती हूँ कि कौन सा भोज्य पदार्थ है जो कि कंप्लीट फूड कहलाता है, उसके बारे में ही बात बताना है। अब ऑप्शन आपके पास दूध, दूसरा आलू, तीसरा मक्खन, चौथा मांस। कंप्लीट फूड कौन सा है ये आपको बताना है, दिमाग पर थोड़ा जोर लगाना है और मुझे पता चल जाएगा कि हम जो इतना बकबक कर रहे हैं हमारे बच्चों ने कितना समझा है और कितना इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किस भोज्य पदार्थ के सेवन से केवल हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है? क्वेश्चन सुनो ध्यान से। किस भोज्य पदार्थ के सेवन से केवल हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है? पहला गुड़, पहला ऑप्शन है गुड़, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है फलों के रस और चौथा ऑप्शन है चावल। जिससे केवल ऊर्जा मिलती है, ये भी बात मैंने कई बार आपको पढ़ाते समय बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधारभूत भोज्य समूह को बांटा है कितने वर्गों में? पहला ऑप्शन 11 भोज्य समूह में, दूसरा 5वां भोज्य समूह में, तीसरा 7वां भोज्य समूह में और चौथा भोज्य समूह में। करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में चूंकि आपके आहार वर्ग का वर्गीकरण आपके सिलेबस में है तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस भोज्य समूह को, बेसिक फूड ग्रुप्स को ICMR ने कितने वर्गों में बांटा है, पारंपरिक रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है, भोज्य गाइड ने कितने वर्गों में बांटा है और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने कितने ग्रुप्स में उसको बांटा है। तो इसको तो आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल दिमाग के पहली परत पर। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, हाइपर विटामिनोसिस एक होने का कारण है। हाइपर विटामिनोसिस ए होने का कारण है पहला अतिपोषण, दूसरा अल्पपोषण, तीसरा दोनों ही और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट है? यू हैव टू डिसाइड नाउ। क्वेश्चन नंबर 9वां, रतौंधी होने का कारण है। रतौंधी होने का कारण है पहला विटामिन ए की कमी, दूसरा विटामिन ए की अधिकता, तीसरा विटामिन डी की कमी और चौथा विटामिन डी की अधिकता। किसके कारण होता है रतौंधी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अल्पपोषण को तीव्रता के आधार पर बांटा गया है। अल्पपोषण को तीव्रता के आधार पर बांटा गया है 3 डिग्रियों में, 4 डिग्रियों में, 5 डिग्रियों में या 2 डिग्रियों में। अल्पपोषण को उसके तीव्रता के आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन सुनो, 3 डिग्री में या 4 डिग्री में या 5 डिग्री में या 2 डिग्री में। कौन सा सही आंसर है? मैंने क्लास में बताया हुआ है और डिटेल से बताई है। यू कैन गो टू द वीडियो एंड वॉच अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जब व्यक्ति द्वारा समुचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूरित आहार ग्रहण किया जाता है परंतु शरीर में उनका पाचन, अवशोषण एवं संग्रहण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो यह स्थितियां कहलाती हैं पहला प्राथमिक अल्पपोषण, दूसरा द्वितीयक अल्पपोषण, तीसरा उपरोक्त दो नहीं और चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर से इस प्रश्न को मैं सुना देती हूँ, ध्यान से सुनो। जब व्यक्ति द्वारा समुचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूरित आहार ग्रहण किया जाता है मगर उनके शरीर में उनका पाचन, अवशोषण और संग्रहण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो यह स्थितियां कहलाती हैं, क्या कहेंगे इसको? पहला ऑप्शन है प्राथमिक अल्पपोषण, दूसरी स्थितियां हैं द्वितीयक अल्पपोषण, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दो नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 12वां बहुत ईजी,
सिंपलेस्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा। ऑप्शन 1 नियासिन की कमी से, दूसरा बायोटिन की कमी से, तीसरा विटामिन B12 की कमी से, और चौथा विटामिन D की कमी से। पेलाग्रा रोग किसके कारण होता है, ये जवाब आपको देना है। और अब क्वेश्चन नंबर 13वां, जब बालकों के आहार में केवल प्रोटीन की कमी होती है, जब बालकों के आहार में केवल प्रोटीन की कमी होती है और कार्बोज पर्याप्त मात्रा में उसे खिलाया जाता है, तो इससे उत्पन्न रोग को हम क्या कहते हैं। डिटेल्स पढ़ाए थे, 2 वीडियो मैंने इसी पर बनाया हुआ है। आंसर क्या है, मेरास्मस, दूसरा है क्वाशेरको, तीसरा है पेलाग्रा, चौथा है रक्त अल्पता। क्या आंसर होगा आपको बताना है, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 14वां, मेरास्मस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, मेरास्मस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मोटा होना, पहला ऑप्शन, दूसरा व्यर्थ होना, तीसरा प्राइनोडर्मा होना, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको आंसर देना है। और लास्ट में 15वां क्वेश्चन, विटामिन डी की अधिकता से उत्पन्न रोग है, कौन सा रोग है। पहला रतौंधी, दूसरा गुर्दे में बीमारी, तीसरा गलगंड, और चौथा अस्थि मृदुलता। वापिस सुनो इस क्वेश्चन को। विटामिन डी की अधिकता से उत्पन्न रोग हैं, पहला रतौंधी, दूसरा गुर्दे में बीमारी, तीसरा गलगंड, चौथा अस्थि मृदुलता, और छठा फिर लास्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए जरूरी है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है। पहला कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा विटामिन ए, और चौथा उपरोक्त सभी। क्या जरूरी है, इसका आंसर आपको देना है। अब मैंने आपको बता दिया है, वीडियो भी बनाए हुए इसके ऊपर। और आप लोगों ने जो मुझसे कमेंट में बार बार पूछते हो, मैडम MCQ करवाइए, मैडम MCQ करवाइए, तो मैं करवा रही हूँ। अब आप इसका आंसर लिखो, देखो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा इसका आंसर डाल दूंगी, तो प्लीज़ यू कैन मैच योर आंसर और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाओ, ताकि आप एग्जामिनेशन के टाइम में बिल्कुल आराम से आप परीक्षा हॉल में बैठो तो कोई घबराहट नहीं हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।